हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हम जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ब्लूप्रिंट्स, जिसमें आपका पेज नंबर जो एनसीईआरटी की बुक है वो पेज नंबर 128 पे दिया है। अगर आगे पीछे कोई प्रिंट हो तो आप देख लेना, क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। क्या इम्पोर्टेंस होती है डीएनए की कॉपिंग में? रिप्रोडक्शन के टाइम जो कॉपी होती है उसमें डीएनए की क्या इम्पोर्टेंस होती है? तो सबसे पहले डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है, ठीक है। विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। जो सेल होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल में है ये न्यूक्लियस, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये इस न्यूक्लियस में जो है पाया जाता है, ठीक है। The DNA is the information site for making protein, and each specific type of protein leads to a specific type of body design. और ये जो डीएनए है ये इंफॉर्मेशन साइट क्या होता है? इंफॉर्मेशन साइट होता है जो कि क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाता है एक स्पेशल बॉडी डिज़ाइन के लिए, ठीक है। हर एक बॉडी में जो अलग अलग डिज़ाइंस होती है वो किसकी वजह से होती है? डीएनए की वजह से होती है। तो ये डीएनए जो है वो क्या करता है? एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है, जो कि स्पेसिफिक टाइप के बॉडी को डिज़ाइन करता है, ठीक है। दस इट इज़ द डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट डिटरमाइंस द बॉडी डिज़ाइन ऑफ एन इंडिविजुअल। इसी डीएनए के मॉलिक्यूल की वजह से जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी बॉडी के डिज़ाइन होते हैं। जैसे डॉग डॉग की तरह होता है, कैट कैट की तरह होता है, ह्यूमन बीन की तरह, ठीक है। देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज द डीएनए दैट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड मेक देम लुक सिमिलर। और इसमें क्या होता है? ये डीएनए ही होता है जो ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, मतलब उनके बेबीज़ में, और उनको उनकी तरह दिखता है और वो उनकी तरह दिखते हैं, ठीक है। जो बेबी होते हैं उनके, वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं ना। डॉग के बेबी डॉग जैसे दिखते हैं, कैट के बेबी कैट के जैसे दिखते हैं। तो किसकी वजह से? डीएनए की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual? जो वेरिएशन है, वेरिएशन क्या होता है? मतलब कुछ चेंजेस आए किसी जीव जंतु में और वो लंबे समय के बाद आते हैं, मीन्स थोड़ा 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 करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि उनके अंदर वो चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की आपने सुना होगा, ह्यूमन बीइंग में ना जो है जो हेयर थे बॉडी पे, बहुत बड़े बड़े हेयर थे, ठीक है, जैसे मॉन्कीज़ के होते हैं। तो धीरे 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 टाइम के साथ साथ वो ख़त्म हो गए। वो 4 पैरों पे चलते थे तो 2 पे चलने लगे। तो इस तरीके से मतलब ना, जो लंबे समय के बाद धीरे धीरे जो चेंजेस आ जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन जो है बेनिफिशियल टू द स्पीसीज देन द इंडिविजुअल, बिकॉज सम टाइम फॉर ए स्पीसीज, वेरिएशन जो है बेनिफिशियल है स्पीसीज के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम कुछ स्पीसीज क्या होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है सो ड्रास्टिकल एंड देयर सर्वाइवल बिकम द डिफिकल्ट। ड्रास्टिकल हो जाता है वहाँ की एनवायरमेंट की कंडीशन ड्रास्टिकल हो जाती है और वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन भी, ना तो हम ज़्यादा ठंड में रह पाते हैं, ना ही हम ज़्यादा गर्मी में रह पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज सडनली, अगर वाटर का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए तो उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है ना वो क्या होंगे? ऑलमोस्ट डाई हो जाएंगे। लेकिन कुछ जो होंगे, कुछ बैक्टीरिया की जो वेराइटीज़ होगी वो क्या होगी? उसमें सर्वाइव कर जाए अगर, तो वो जो सर्वाइव कर गए ना वो क्या होता है? वही वेरिएशन है। उनके अंदर क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। वो उस हीट को अपने अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। हीट को सर्वाइव कर सकते हैं तो वो बच जाएंगे। मान लो 100 बैक्टीरिया थे, ठीक है, इस वाटर में जो है 100 बैक्टीरिया थे, ठीक है। 100 बैक्टीरिया में अगर इसमें से
क्या हुआ कि 4 बैक्टीरिया के अंदर इतनी वेरिएशन आ गई है कि वो जितना मर्जी हीट हो उसको क्या सर्वाइव कर लेंगे। तो क्या होगा, तो इसमें से जो नहीं सर्वाइव करेंगे वो खत्म हो जाएंगे और जो सर्वाइव कर जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है वेरिएशन। समझ आई बात इसको, कि जो सर्वाइव कर गए मतलब जो एबल है सर्वाइव करने, जिनके अंदर वेरिएशन आ गई वो सर्वाइव कर जाएंगे और जिनके अंदर वेरिएशन नहीं आई वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट, दिस वेरिएंट हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। ये जो वेरिएशन आती है वो किस में हेल्प करती है, स्पीसीज को सर्वाइव करने में। और जो सर्वाइव नहीं कर पाते वो क्या होते हैं, हमारे एनवायरमेंट से खत्म हो जाते हैं। ऑल वेरिएशन आर नॉट नेसेसरली बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये जरूरी नहीं है कि सभी वेरिएशन जो है इंडिविजुअल के लिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 133 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से अलग कैसे है। तो आंसर देखते हैं, इन बाइनरी फिजन ए सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल सेल। बाइनरी सेल में क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है वो 2 सेल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा का एक सेल है, ये पेरेंट सेल है। तो इसके बीच का जो ये न्यूक्लियस है ना, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद इसके अंदर क्या होता है, देखो ये अमीबा है, अमीबा के बीच में ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये क्या होते हैं, 2 डॉटर्स बन जाते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। मीन्स एक सेल से, एक सेल के न्यूक्लियस अगर डिवाइड हुए, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुए तो उनसे क्या बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। और इसकी एग्जांपल अमीबा और बैक्टीरिया। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना इसमें। नेक्स्ट, मल्टीपल फिजन क्या होता है। मल्टीपल फिजन देखो, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये क्या होगा, ये यहीं पर डिवाइड होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, इसी के अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे डायग्राम में बहुत सारे न्यूक्लियस अंदर ही अंदर 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 डिवाइड होंगे। इसके ऊपर एक लेयर होती है सिस्ट की, ये लेयर क्या करती है, बाहर के चोट से या तो बाहर के जो मौसम है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, उससे इसको बचा के रखती है, जो अंदर डिवीजन चल रहा है। ठीक है, अब इस डिवीजन के बाद क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो सिस्ट की लेयर है ना, ये क्या होती है, टूट जाती है और ये टूट कर ये जो न्यूक्लियस है सारे क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। जब ये न्यूक्लियस बाहर आ जाएंगे ना, तो एक एक न्यूक्लियस जो है एक एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, एक एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, समझ आई बात। चलिए देखते हैं, इन मल्टीपल फिजन ए सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर सेल। मल्टीपल फिजन से नाम से ही आपको पता लग रहा है कि एक सेल जो है बहुत सारी डॉटर सेल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, जैसे कि अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। आप देख रहे हो ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस देयर थ्रू स्पोर्स। देखो जो ऑर्गेनिज्म है वो बेनिफिटेड है अगर वो रिप्रोड्यूस करे स्पोर से, कैसे ये बताना है। ठीक है, देयर आर मैनी एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस है अगर स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या एडवांटेजेस है, फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्पॉन्जियम। देखो क्या होता है, ये हमारे पास मान लिया हमने स्पॉन्जियम है, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ये छोटे 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 दाने होते हैं। फिर जब ये गिरता है ना, तो ऐसे ऐसे बिखर के कहीं भी दूर दूर, बहुत लाइट वेट होता है, ये गिर जाता है। तो इससे क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एक स्पॉन्जियम से। अब ये एक था, इसमें तो बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हुए और ये पता नहीं कितने स्पोर्स को रिप्रोड्यूस करवाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, स्पोर्स आर डिस्टर्ब इजीली बाय एयर टू द फार ऑफ प्लेस टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके जो स्पोर्स हैं अगर ये टूट के क्या, हाँ, यहाँ वहाँ गिर गए और इतने लाइट होते हैं ना कि हवा के थ्रू क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत दूर तक ये चले जाते हैं और कहाँ जाके रिप्रोड्यूस करें ये नहीं
पता, ठीक है। स्पोर्स आर कवर्ड बाय ए थिक वॉल टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जो ये स्पोर्स बीच में है ना, इसके ऊपर एक लेयर होती है, ये वाली लेयर, ये लेयर क्या करती है, इसको डिहाइड्रेशन से बचाती है। मीन्स इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है ना, उसको ख़त्म होने से बचाती है, उसके अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू द रीजनरेशन। क्या आप सोच सकते हैं कि जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हम, वो क्या कर सकते हैं, नया इंडिविजुअल रीजनरेशन के थ्रू नहीं कर सकते। रीजनरेशन क्या होता है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देखना, आपके प्लेन एरिया का दिया हुआ है डायग्राम। आप फॉर एग्जांपल वैसे डेली लाइफ में जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम्पल छिपकली लिजार्ड का, तो आपने ये देखा होगा कि उसकी पूंछ जो है कट जाती है, ठीक है, वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है और दोबारा अपनी पूंछ को क्या कर लेती है, रीजनरेट कर लेती है, बना लेती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर उनका टूट जाए या खराब हो जाए तो दोबारा से उसको उगा लेते हैं, तो इसे बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज द हाइड्रा प्लेनेरिया आर capable to produce new individual through the process of regeneration। regeneration के थ्रू ये हाइड्रा और प्लेनेरिया जो होते हैं एबल होते हैं न्यू इंडिविजुअल बनाने में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन्वॉल्व द फॉर्म ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। तो ये प्रोसेस से क्या होती है, इस प्रोसेस को रीजनरेशन बोलते हैं, जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उनके बॉडी पार्ट से फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे ये हाइड्रा है ना, ये हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा के ऊपर एक बर्ड आती है, ठीक है, उसके बाद ये हाइड्रा जो बर्ड है इसकी बॉडी पर ही क्या करता है, ग्रोथ करता है, और बाद में इसकी बॉडी से जब बड़ा हो जाता है तो अलग हो जाता है, तो मीन्स इसके बॉडी पार्ट से ही हुआ है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। इसी तरीके से प्लेन एरिया कुछ इस तरीके से होता है, प्लेन एरिया इस तरीके से, ठीक है। तो प्लेन एरिया क्या होता है, इसके तीनों पार्ट्स अगर कट हो गए तो ये जो नीचे वाला पार्ट आपका कट होता है ना, ये क्या करता है, ऊपर वाले सारे पार्ट को क्या कर देता है, डेवलप कर लेता है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या करता है, अपने नीचे वाले सारे पार्ट को क्या करता है, डेवलप कर लेता है, और ये जो बीच वाला पार्ट कटा होता है ना, ये भी क्या करता है, अपने ऊपर और नीचे वाले पार्ट को डेवलप कर देता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। तो आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, आप जरूर देखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब सिंपल ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज दिस मेथड। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस मेथड से यूटिलाइज कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल सिंपल सेल से बनी होती है, इसलिए क्या कर सकते हैं, ये अपने बॉडी पार्ट से अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वहीं हम बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, तो उनके जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है ऑर्गेनिज्म का, वो सारे नहीं होते, इन सारे प्रॉपर इस तरीके से नहीं होते कि अगर हम उनको कट कर दे दोबारा रीजनरेट हो जाएं। कुछ पार्ट्स होते हैं जो रीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन सभी नहीं होते वो रीजनरेट, ठीक है। तो रीजनरेशन देयर लॉस पार्ट्स लॉट्स बॉडी पार्ट्स सच एज द, कुछ पार्ट्स जो रीजनरेट होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि स्किन है, मसल्स है, ब्लड है, ये रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। However, they cannot give rise to new individual through the regeneration। लेकिन ये अपने आप से न्यू जनरेशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन तो ह्यूमन हार्मोन है, थायरोक्सिन भी है ह्यूमन हार्मोन है, ऑस्ट्रोजन भी ह्यूमन हार्मोन है, तो राइट आंसर क्या है इसको, साइटोकिनिन। ये क्या है, प्लांट हार्मोन है। और भी होते हैं प्लांट हार्मोन, ठीक है, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, ऑक्सिन, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, साइटोकिनिन है, तो हमने इसको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, why is DNA copying an essential part of the process of the reproduction। DNA कॉपी करने में, ठीक है, पेरेंट्स से इंडिविजुअल में कॉपी हो रहा है, ठीक है, पेरेंट्स के जैसा इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है, तो जो इसेंशियल पार्ट होता है वो होता है डीएनए, ठीक है। क्यों, तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, इसेंशियल पार्ट होता है रिप्रोडक्शन में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करने में
पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मीन्स हम पेरेंट्स के जैसे दिख रहे हैं, तो वो किसकी वजह से, डीएनए की वजह से, ठीक है। इट डिटरमाइन द बॉडी डिजाइन ऑफ एन इंडिविजुअल, ये बॉडी डिजाइन करता है इंडिविजुअल की। द रिप्रोड्यूस सेल produce a copy of their DNA through some chemical reaction and result in two copy of the DNA। तो ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस सेल होता है और जिसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है उसके ही जैसे जो डीएनए होता है उसके ही जैसे टू कॉपी बन जाती है, और वो कॉपी क्या होती है, टेक प्लेस करती है, क्रिएशन करती है एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉपी करते और नया सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, बनाती है। और इसी प्रोसेस में इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस इज देन फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द सेल टू फॉर्म टू सेल। तो इसमें क्या होता है, जो सेल है वो डिवाइड होता है दो नए सेल में, ठीक है। तो दो नए सेल में जब डिवाइड होता है तो अब देखो इसमें क्या होता है, एक पेरेंट में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक मेल का और एक फीमेल का। तभी तो आपने देखा होगा ना, जो बेबी होते हैं वो कुछ मम्मी के जैसे दिखते हैं, कुछ पापा के जैसे दिखते हैं, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 140 का। पेज नंबर 140 पर क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है वो बताना है। पॉलिनेशन प्लांट्स में होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। जब पोलन ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। इट अकर विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन पॉलिनेटर सच एज द एयर, वाटर, बर्ड्स और सम इंसेक्ट। और इसके लिए पॉलिनेटर की जरूरत होती है, मीन्स उसको कोई पॉलिनेटर मीन्स उसके पॉलिन ग्रेन को लेके जाने के लिए। तो वो कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स। देखो क्या होता है, जैसे कि ये फ्लावर हम थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है, रफली यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। ये हमारा फ्लावर, ये हमारी हो गई, ये हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक मिनट, और ये हो गया हमारा, वैसे ही रफली बना रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर, और ये हो गया आपका एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर फिलामेंट ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका कलर चेंज करके बताती हूँ आपको, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब क्या होता है, जो यहाँ पर स्पोर्स होते हैं ना, वो स्पोर्स क्या होते हैं, यहाँ आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और यहाँ पर आकर के यहाँ ओवरी होती है फीमेल में और यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो स्पोर्स है ना, यहाँ से यहाँ तक लेके आने में कौन मदद कर रहा है, बर्ड्स कर रही हैं, इंसेक्ट्स कर रहे हैं, हवा के थ्रू और वाटर के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, ये स्पोर्स जो है फीमेल के पास आ रहे हैं और यहाँ पर ओवरी में फिर क्या होता है, या इस प्रोसेस को जब ये यहाँ आ रहा है इसे ही क्या कह रहे हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। मेल और फीमेल गेमेट का जब फ्यूजन होता है तो उसे क्या बोलेंगे, फ्यूजन। इट अकर इनसाइड द ओव्यूल एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये ओव्यूल में होता है और इससे क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। देखो फीमेल का जो होता है वो एग होता है, ठीक है, ये एग है, और मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। समझ आ गया, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस समझ आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आपको ये बताना है कि जो सेमिनल वेसिकल्स होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसमें उसका क्या रोल है। तो द सीक्रेशन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड lubricate the sperm and provide the fluid medium for the easy transport of the sperm। जो sperm होता है ना, ये हम बात कर लेते हैं, ये हमारा sperm, ये जो है ये sperm है, ठीक है, ये मेल का sperm। तो इस sperm को आगे बढ़ाने के लिए, आगे भेजने के लिए एक लिक्विड होता है,
ठीक है। ये अकेला तो जाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके आसपास क्या होता है, लिक्विड होता है। ये लिक्विड क्या करता है, स्पर्म को आगे की तरफ भेजता है। तो वो जो लुब्रिकेंट होता है ना, जो मतलब लिक्विड होता है, ठीक है, वो मीडियम जो है, ये जो सीक्रेशन होता है सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड से एक लुब्रिकेंट निकलता है, जो कि क्या करता है, स्पर्म को प्रोवाइड करता है एक लिक्विड मीडियम, जिससे वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, आगे को जा सके, ठीक है। देयर सीक्रेशन आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, और ये जो स्पर्म है ना, उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है ये सीक्रेशन, जैसे कि फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब गर्ल्स बड़ी होती हैं, मीन्स 12 से 18 एज के बीच की अगर हम बात करें तो प्यूबर्टी, और उस एज में जब वो बड़ी होती है तो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये बताना है आपको। तो फर्स्ट इंक्रीज ब्रेस्ट साइज, जो ब्रेस्ट होता है उनकी साइज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और उसके ऊपर जो निप्पल्स होते हैं उनका निप्पल्स का कलर डार्क हो जाता है, ठीक है। जो टिप्पर होते हैं ब्रेस्ट के, उनके निप्पल्स होते हैं उनका कलर क्या होता है, डार्क हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अपीयरेंस ऑफ हेयर इन द जेनिटल एरिया, जेनिटल एरिया में जो है हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन द अदर एरिया, जैसे कि स्किन लाइक अंडर आर्म, फेस, हैंड्स और लेग, यहाँ पर जो है हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द यूट्रस एंड ओवरी, यूट्रस और ओवरी का साइज भी जो है इंक्रीज होने लग जाता है। बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी शुरू हो जाती है, ठीक है। मोर सीक्रेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम द स्किन, स्किन से ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होने लग जाता है, विच रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, कई बार पिंपल्स जो है देखने को मिलता है। तो ये हो गए हमारे प्यूबर्टी टाइम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट न्यूरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। एम्ब्रियो कैसे न्यूरिशिंग देता है मदर की बॉडी में। एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट था, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब मेल गेमेट फीमेल गेमेट मिला तो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। मीन्स जब बेबी थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू होता है तो वो कहाँ होता है, मदर की बॉडी के अंदर होता है। तो अब वहाँ पर वो अपने न्यूरिशमेंट कैसे लेता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी फॉर द 9 मंथ, लगभग अबाउट 9 मंथ, लगभग क्या होता है 9 महीने तक वो माँ की शरीर के अंदर होता है। इनसाइड द यूट्रस द आउटर टिश्यू सपोर्ट द एम्ब्रियो डेवलप्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। देखो जब यूट्रस के अंदर होती है ना एम्ब्रियो, तो उसको डेवलप होने के लिए वहाँ पर एक प्रोजेक्शन होता है फिंगर लाइक, उंगलियों की तरह, वो क्या होती है, विलाई, ठीक है। यूट्रस में होती है विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो एम्ब्रियो के डेवलप करने में हेल्प करता है। अच्छा विलाई को हमने कहाँ पढ़ा था, हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था ना विलाई, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में थी, जो कि एब्जॉर्प्शन अच्छा करती है, समझ आ गई ना। तो वहाँ से ही इसका लिंक है, ठीक है। फिर क्या होता है, दिस विलाई आर सराउंडेड बाय द यूट्रिन एंड टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो ये क्या करती हैं विलाई, जो हमारे टिश्यू होते हैं यूट्रिनल के और मैटरनल ब्लड के होती हैं उनके आसपास होती है, और ये क्या करती है, प्रोवाइड करती हैं लार्ज सरफेस एरिया एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और एरिया को मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तो एम्ब्रियो के पास जा रहा है, लेकिन उसको जाने के लिए एरिया क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो एम्ब्रियो के पास जा सके, ठीक है। आल्सो देयर इज ए स्पेशल टिश्यू कार्ड प्लेसेंटा, और स्पेशल एक टिश्यू होता है जिसका नाम क्या होता है, प्लेसेंटा। ये भी क्या करता है, विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल, ये क्या होता है, यूट्रिन की वॉल के पास होता है। ये क्या करता है, एम्ब्रियो, फिर क्या होता है, द एम्ब्रियो रिसीव द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर बॉडी विया द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू क्या करता है, एम्ब्रियो जो है रिसीव करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। द वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो आल्सो रिमूव थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू उसको रिमूव भी किया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। If a woman is using a copper T, will it help it protecting her from the sexual transmitted disease?
अगर वोमेन जो है यूज़ करते हैं कॉपर टी का, तो क्या वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से प्रोटेक्ट हो सकते हैं? तो इसके लिए क्या है हमारे पास, होंगे, ठीक है। तो आंसर नो, यूजिंग ए कॉपर टी विल नॉट प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं जैसे कि एड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर कॉपर टी यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम नहीं बच सकते हैं, उससे नहीं बचा जा सकता है। एज इट डज नॉट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सीमेन, ये ऐसे कोई मीडियम नहीं प्रोवाइड करते, ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि जिससे कि सेमेन जो है वो अंदर ना जा सके, ठीक है। इट ओनली प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस, ये सिर्फ क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में। यूट्रस में जो एम्ब्रियो का प्लांटेशन होता है ना, उसको प्रिवेंट करते हैं कि वहाँ पर जो है एम्ब्रियो डेवलप ना हो सके, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जो है ब्लू प्रिंट्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद अब हमारा जो है बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन रह गया, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। कई बच्चे बाद में बोलते हैं कि मैम हमें मतलब आपने बनाया नहीं, वीडियो बनाया नहीं, कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, तो कमेंट्स आते हैं, तो आप प्लीज़ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।